नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरटीई के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है राइट टू एजुकेशन। ये क्या है? ये एक एक्ट है जो कब आया था? 2009 में आया था। इसका पूरा नाम है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। देखिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन हमें ऐसे भी इसकी नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि ये हमारा एक राइट है। एजुकेशन से रिलेटेड क्या है? एक राइट है। तो ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है, इसका नाम तो 2009 से है, लेकिन ये लागू जो हुआ था तो ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। जब हमारा नेक्स्ट सेशन जो शुरू होता है अप्रैल में, तो उस टाइम जो है इसको लागू किया गया था। लेकिन पारित इसको जैसे राष्ट्रपति के साइन वगैरह जो है इसमें 2009 में हो चुके थे। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट किया गया या अप्लाई किया गया नेक्स्ट ईयर अप्रैल 2010 में। और इसमें बात की गई फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की। फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। अब ये जो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा है, ये देनी किसको है? ये देनी है 6 से 14 साल के बच्चों को। मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन देनी है बच्चों को। और वो कैसी होनी चाहिए? एक तो वो फ्री होगी, कोई फीस नहीं होगी उसमें, कोई और चार्जेस नहीं होंगे, और कंपल्सरी होगी, मतलब सभी बच्चों के लिए क्या है? अनिवार्य शिक्षा होगी। तो ये बात की गई आरटीईई एक्ट 2009 में। नेक्स्ट इसमें जो है, इसमें 3 डेट्स इम्पॉर्टेंट हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। एक है 2002, दूसरी है 2009 और तीसरी है 2010। अब 9 और 2010 के बारे में तो हमने जान लिया। अब जो 2002 है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि 12 दिसंबर 2002 को क्या हुआ? 26 अमेंडमेंट हुआ। 26 संवैधानिक संशोधन हुआ, जिसमें क्या कहा गया? शिक्षा के अधिकार को आर्टिकल 21 ए में इंक्लूड किया गया। इसको एक फंडामेंटल राइट बनाया गया। और जो हमारे राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं 14 से 32 तक, उनमें आर्टिकल 21 ए में शिक्षा के अधिकार को रखा गया। कब रखा गया? जब 2002 में 66वां संवैधानिक संशोधन हुआ। अब ये भी पूछ सकते हैं कि शिक्षा से संबंधित आर्टिकल कौन-सा है? तो जो राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड हमारा आर्टिकल है, अनुच्छेद है, वो है 21 ए या 21 अ। तो ये ध्यान में रखिएगा, सिंपल 21 नहीं है, 21 ए है। इसके बाद एक और आर्टिकल है जो राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है, वो है आपका आर्टिकल 45। अब इस आर्टिकल में उन बच्चों की बात की गई जो 3 से 6 साल के हैं। मतलब 3 से 6 साल वाले बच्चों के लिए आंगनबाड़ी खोले जाएँ या कोई अन्य व्यवस्था की जाए, जैसे ईसीसीई या एनटीटी। अब ईसीसी क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, और एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। मतलब इस टाइप के कोर्स जो हैं उनके लिए शुरू किए जाएँ, जो हमारे 3 साल से 6 साल तक के बच्चे हैं। और ये बात कही गई आर्टिकल 45 में। और 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए जो शिक्षा का अधिकार दिया गया था वो था आर्टिकल 21 ए में। अब एक और बच्चे होते हैं, एक और कैटेगरी है डिसेबल बच्चों की। अब उनको क्या है? एज रिलैक्सेशन दी गई। उनको 6 से 18 वर्ष के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देने की बात की गई है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो हमारा आर्टिकल है उसमें, या ये जो ई एक्ट 2009 है, इसमें कितने अध्याय हैं, कितने चैप्टर्स हैं? तो इसमें 7 चैप्टर दिए गए हैं और धारा सेक्शंस हैं 38। तो सीटेट, इवन डी ट्रिपल एस बी के वी एस में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें कितने चैप्टर्स हैं या कितने सेक्शंस हैं। तो याद रखना है, चैप्टर 7 है और सेक्शन 38 है।
और जो 4th चैप्टर है वो किससे संबंधित है? वो है आपका टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करता है, चैप्टर 4th अध्याय 4। इसके बाद जैसे मैंने ऊपर भी बताया, जो नॉर्मल बच्चे होंगे आपके, सामान्य बच्चे हैं, उनको 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन की बात की गई है। और जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको एज रिलैक्सेशन दी गई है 4 साल की। तो वो हैं 6 से 18 वर्ष के बच्चे, जिनको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी। अब ये जो एजुकेशन है, इसको कौन-सी सूची में रखा गया है? इंडिया में जो है एजुकेशन को समवर्ती सूची में रखा गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके आगे है, इट मेक्स प्रोविज़न फॉर अ नॉन एडमिटेड चाइल्ड टू बी एडमिटेड टू एन एज एप्रोप्रिएट क्लास। मतलब जो आरटीई एक्ट है उसमें एक और बात कही गई कि इट मेक्स प्रोविज़न, इसमें प्रोविज़न बनाए गए किस लिए? फॉर अ नॉन एडमिटेड चाइल्ड, ऐसे बच्चे जिन्होंने कभी स्कूल में एडमिशन ही नहीं ली या ड्रॉप आउट हैं, या जैसे लड़कियां हैं उनको फैसिलिटीज़ की वजह, कम फैसिलिटीज़ होने की वजह से स्कूल नहीं भेजा जाता था। तो उन बच्चों के लिए जो है इसमें एक प्रोविज़न तैयार किया गया उनकी एडमिशन को लेकर, कि क्या होगा? जैसे कोई बच्चा है 10 साल का, उसने पहले कभी एडमिशन नहीं ली है स्कूल में, या फर्स्ट क्लास में स्कूल को ड्रॉप कर दिया। तो ऐसे बच्चों को क्या है, अब 10 साल के बच्चे को फर्स्ट क्लास में एडमिशन नहीं मिलेगी कि उसने फर्स्ट में ड्रॉप कर दिया। तो उसको जो क्लास दी जाएगी वो उसके एज ग्रुप के हिसाब से दी जाएगी। जैसे 10 साल का बच्चा है तो उसको 5th क्लास में रखा जाएगा, जो हमारी पुरानी एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंतर्गत। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या है, 6 साल का बच्चा फर्स्ट में होगा, तो 5th में होगा आपका 11 साल का बच्चा। तो मतलब उसको एज के हिसाब से क्लास दी जाएगी, लेकिन वहाँ पे क्या है, कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाएंगी ताकि उसको जो है और बच्चों के बराबर लाया जा सके शिक्षा में। एज के अकॉर्डिंग क्लास में एडमिशन होती है, और एज वाइज जो है होमोजीनियस बनाया गया क्लासेस को। ये बात कही गई है आरटीई एक्ट में। इसके बाद एक और बात कही गई कि जो क्लास फर्स्ट टू एट्थ, मतलब कक्षा 1 से 8वीं कक्षा तक के जो बच्चे हैं उनको फेल नहीं करेंगे। जैसे एलिमेंट्री एजुकेशन है आपकी, जिसको हम प्रारंभिक शिक्षा बोलते हैं, उसको डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में, प्राइमरी और अपर प्राइमरी। प्राइमरी में आते हैं आपके क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 5th तक, और अपर प्राइमरी में 6th 7th और 8th। अब इन दोनों को मिलाकर के बनता है आपका एलिमेंट्री एजुकेशन। अब बात की गई कि एलिमेंट्री एजुकेशन में क्या है, फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी। फ्री का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ फीस नहीं ली जाएगी उनसे। फ्री का मतलब है उनको, उनसे फीस नहीं ली जाएगी, जो उनको यूनिफॉर्म स्कूल में दी जाती है उसके चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, बुक्स दी जाती हैं वो भी बिल्कुल फ्री दी जाएंगी, या कोई भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा तो वो कैसे होगा, वो फ्री होगा। और कंपल्सरी अनिवार्य शिक्षा होगी। जो पेरेंट्स हैं बच्चों की, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके बच्चे शिक्षा के बिना या शिक्षा के अधिकार के बिना न रहें। और साथ में बोला गया कि उनको फेल नहीं किया जाएगा। नो डिटेंशन पॉलिसी, मतलब फेल करने की, उनको फेल नहीं किया जाएगा किसी भी क्लास में। उसके बाद लेकिन ये जो बात की इन्होंने नो डिटेंशन पॉलिसी की, इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। इसलिए इसमें क्या है, संशोधन किया गया फिर से, जो आरटीई एक्ट है, कब किया गया संशोधन, वो किया गया 2019 में। फिर से क्या हुआ, अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ। और उसमें क्या कहा गया, उसमें कहा गया कि कोई बच्चा है, वो अगर 5th या 8th क्लास में फ़ेल हो जाता है, पास नहीं हो पाया वो, तो उसको 2 मंथ का टाइम दिया जाएगा, और उन 2 मंथ में उसको रेमेडियल टीचिंग दी जाएगी, ताकि क्या है, वो फिर से जो उसका ईयरली एग्ज़ाम है, वो दे पाए। अब जब वो 2 मंथ के बाद रेमेडियल टीचिंग के बाद फिर से एग्ज़ाम में अपीयर होता है और फिर पास नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में अगर उस बच्चे को फ़ेल करना है या पास करना है, ये डिसाइड करेगी राज्य सरकार।
जिस राज्य में वो बच्चा रह रहा है और जिस राज्य के स्कूल में जो वो बच्चा एग्ज़ाम देगा, तो उस राज्य में जो राज्य सरकार होगी, वो डिसाइड करेगी कि उस बच्चे को उसी क्लास में रोकना है या नेक्स्ट क्लास में शिफ्ट करना है या अगली क्लास में बिठाना है। तो ये जो थी ये अमेंडमेंट हुआ था आरटीई एक्ट में 2019 में। इसके बाद हम बात करेंगे इट प्रोहिबिटेड, मतलब इसमें जो है कुछ प्रतिबंध भी हैं। क्या-क्या हैं? फिज़िकल पनिशमेंट एंड मेंटल हरासमेंट। अब इसमें बोला गया कि बच्चों को क्या है, ना फिज़िकली पनिश किया जाएगा, ना शारीरिक रूप से दंड दिया जाएगा और ना ही मानसिक रूप से उनकी हरेसमेंट की जाएगी। अब फिज़िकल पनिशमेंट में आ गया, जैसे क्या होता था, पहले टीचर्स बच्चों को मारते थे, कई बार इतना पीट देते थे कि कोई बच्चा जो है उसको ज़्यादा चोट आ जाती थी। तो इसमें बोला गया आरटीई एक्ट 2009 में कि बच्चों को जो है किसी भी तरह की फ़िज़िकल पनिशमेंट नहीं देनी है। अब कई बार क्या होता है, फिजिकल पनिशमेंट तो टीचर नहीं देता लेकिन वो मेंटली बच्चे को क्या करता है, पनिश करता है, उसकी हरासमेंट करता है। जैसे मेंटल हरासमेंट क्या होगी कि बच्चे को क्लास में डांटना, उसको डीमोटिवेट कर देना, उसको ऐसी बातें बोलना कि बच्चा क्लास में शर्मिंदगी महसूस करे या हर बार कोई भी क्वेश्चन उससे पूछना और हर बार उसको बोलना कि तुम्हें कुछ नहीं आता। तो इस टाइप की जब टीचर बातें करता है तो वो क्या होगा, उससे बच्चा जो है मेंटली हराश होता है। तो इसमें बोला गया कि बच्चे को जो है मेंटली भी परेशान नहीं करना है। नेक्स्ट है स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स फॉर एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन। अब इस बात पर भी प्रतिबंध लगाया गया क्योंकि कुछ स्कूल में क्या किया जाता है, ज़्यादातर ये चीज़ प्राइवेट स्कूल में देखने को मिलती है। वहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट लिए जाते हैं पेरेंट्स के, बच्चों के, मतलब जिस क्लास में उनको एडमिशन देनी है तो उस क्लास के लेवल पर एक टेस्ट उनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। और कुछ स्कूल्स में क्या होता है, बच्चे का टेस्ट तो होता ही है, साथ में उसके पेरेंट्स का भी टेस्ट लिया जाता है। तो इस चीज़ को रोकने की बात कही गई है आरटीई एक्ट में। नेक्स्ट है कैपिटेशन फ़ी, मतलब कई बार टीचर क्या करता है, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहा होता है लेकिन वो क्या करते हैं, साइड वाइज ट्यूशन पढ़ाएँगे बच्चों को और वहाँ पे क्या है, चार्जेस करेंगे ट्यूशन की। ऐसी कंडीशन में क्या है, मतलब कोई गवर्नमेंट स्कूल का टीचर है तो वो क्या करेगा? वो क्लास में बच्चों के ऊपर इतना उनको इतना पढ़ाएगा नहीं क्योंकि उसका पूरा ध्यान होगा कि बच्चे क्लास के बाद या स्कूल के बाद मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आएँ और मैं वहीं पर जो है उनको अच्छे से पढ़ाऊँगा। तो ये बिल्कुल गलत बात है, कुछ टीचर ये चीज़ करते हैं जो उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर उनको गवर्नमेंट जो है सैलरी दे रही है, अच्छा पैकेज दे रही है, तो उनको पूरे एफ़र्ट जो हैं अपनी क्लासरूम में ही डालने चाहिए। हल ट्यूशन के ऊपर ज़ोर नहीं देना चाहिए। और जैसे 25% सीटें जो हैं रिज़र्व होती हैं ईडब्ल्यूएस बच्चों के लिए, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से बिलॉन्ग करते हैं। लेकिन देखने को मिलता है कि जो कुछ स्कूलों में क्या है, इन सीटों का भी दुरुपयोग किया जाता है, उन बच्चों को ये सीटें दी ही नहीं जाती। तो ये क्या है, इसको भी रोकने की बात की गई है, इन चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया गया है आरटीई एक्ट 2009 में। इसके बाद इसमें बात की गई कि प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर्स, वही जो हमने पीछे डिस्कस किया कि जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनके द्वारा कोई भी प्राइवेट ट्यूशन नहीं दी जाएगी। प्राइवेट ट्यूशन या कोई भी वो प्राइवेट काम नहीं कर सकते जिससे क्या है उनको अर्निंग होगी, वो इलीगल होता है। फिफ्थ इसमें बात की गई रनिंग ऑफ स्कूल्स विदाउट रिकॉग्निशन। अब बिना रिकॉग्निशन के क्या है, कोई भी स्कूल को नहीं चला सकते। जैसे आपने सुना होगा कि कोई स्कूल है वो सीबीएसई से एफिलेटेड है, एनसीईआरटी से एफिलेटेड, तो क्या है, बिना एफिलेशन के कोई स्कूल नहीं चला सकते। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो क्या होगा, एक अपराध माना जाएगा और उसके खिलाफ इलीगल एक्शन लिया जाता है। तो बिना रिकॉग्निशन के स्कूल्स को नहीं चलाना है।
ये बात लागू होती है ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर पर, क्योंकि कुछ लोग स्कूल खोल देते हैं और उनके पास क्या एफ़िलिएशन नहीं होती, जिसके कारण उनको तो सफ़र करना ही पड़ता है, लेकिन बाद में जो बच्चे उस संस्थान से पढ़ते हैं या उस स्कूल से पढ़ते हैं, उनको भी सफ़र करना पड़ता है। तो इस चीज़ को भी रोकने की बात की गई। नेक्स्ट हम इसमें बोला गया कि जो प्राइमरी स्कूल हैं, प्राथमिक स्कूल हैं, वो क्या हैं? 1 किलोमीटर के दायरे में होने चाहिए। किसी भी क्षेत्र में जो है, जो प्राइमरी स्कूल होंगे, वो 1 किलोमीटर के दायरे में होंगे, ताकि बच्चे क्या हैं, स्कूल दूर होने की वजह से शिक्षा से वंचित न रह पाएँ। दूसरा है एलिमेंट्री स्कूल या अपर प्राइमरी स्कूल, ये होने चाहिए 3 किलोमीटर के दायरे में। क्योंकि प्राइमरी स्कूल में जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं, तो उनके लिए 1 किलोमीटर का दायरा रखा गया। और एलिमेंट्री स्कूल में जो बच्चे आते हैं वो थोड़े बड़े हो गए होते हैं, 13-14 साल तक के बच्चे होते हैं, तो उनके लिए जो है 3 किलोमीटर का दायरा रखा गया। नेक्स्ट इसमें कुछ इम्पोर्टेंट या की पॉइंट्स हैं, उनको देख लेते हैं। द लॉ केम इनटू इफेक्ट इन द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम 1 अप्रैल 2010। मतलब ये जो लॉ है, कानून है या अधिनियम है, आरटीई एक्ट 2009, ये जो है पूरी इंडिया में लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 को, केवल जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। उस टाइम जो था जम्मू और कश्मीर एक स्टेट थी, तो जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर इसको पूरे इंडिया में लागू किया गया था। हालाँकि अब जम्मू और कश्मीर में भी है, क्योंकि अब सिचुएशंस बदल चुकी हैं और ये राज्य भी नहीं है, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। 2 यूनियन टेरिटरी बनी है यहाँ पे। और इंडिया became one of the 135 countries to make education a fundamental right of every child. इंडिया क्या है, 135 135वीं कंट्री बनी है जिसने एजुकेशन को क्या है, फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार माना है प्रत्येक बच्चे का। तो ये भी याद रखना कि कौन से नंबर की कंट्री है इंडिया जिसने एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया है, वो है 135वें नंबर की कंट्री। मतलब इससे पहले जो है 134 कंट्रीज़ जो हैं एजुकेशन को, शिक्षा को मौलिक अधिकार बना चुकी हैं। इसके बाद आएगा ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स। अब देखिए ये कंपल्सरी फ्री तो हो गया, कंपल्सरी कैसे होगी? ये पेरेंट्स की भी ड्यूटी होगी कि वो अपने बच्चों को स्कूल में एडमिट करवाएँ। It is the duty of parents to admit the child in the elementary schools। मतलब जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को एलिमेंट्री स्कूल में एडमिट करवाएं, उनको एलिमेंट्री शिक्षा प्रोवाइड करवाएं। और ये बात कही गई है आपके आर्टिकल 51 ए के भाग में। आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 51 ए का के भाग, जिसमें पेरेंट्स की ड्यूटी बताई गई है बच्चों को स्कूल में एडमिट करना। आगे हम बात करेंगे जो स्टूडेंट टीचर रेशियो है उसकी, नंबर ऑफ टीचर्स फॉर क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ। अब जो एक पहली से पांचवी क्लास में बच्चे होंगे, उनको जो है टीचर्स पढ़ाते हैं, तो वो रेशो क्या है उसके बारे में जानेंगे। स्टूडेंट टीचर रेशो प्राइमरी लेवल पे क्या होता है, स्टूडेंट जैसे 1 से लेकर 30 तक बच्चे हैं किसी स्कूल में या क्लास में, तो उनके लिए क्या होगा, एक टीचर होगा। अप टू 60 मतलब 31 भी होंगे तो 2 टीचर्स होंगे। 31 से लेकर 60 बच्चों के लिए 2 टीचर, 61 से लेकर 90 तक के लिए 3 टीचर और 91 से 120 के लिए 4 टीचर। मतलब 30 पर 1 टीचर। और अगर 150 से ज़्यादा बच्चे होंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, 5 टीचर होंगे प्लस 1 हेड टीचर होगा उस स्कूल में। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि 1 से 30 तक 1 टीचर। अगर 30 के बाद 1 बच्चा भी और आ जाता है, 31 हो जाता है, तो उस कंडीशन में टीचर की संख्या भी क्या है, 2 हो जाएगी।
अगर बच्चे 200 से ऊपर हो जाते हैं, 200 से ऊपर हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या है, ये रेशो जो है ये 40:1 हो जाएगा, मतलब 40 बच्चों पर एक टीचर हो जाएगा। अब बात करते हैं एलिमेंट्री लेवल पर क्या रेशो होगी। तो एलिमेंट्री लेवल पर रेशो होती है आपकी 35 चिल्ड्रन पे एक टीचर, मतलब 35 बच्चे होंगे, छात्र छात्राएं, उन पर एक अध्यापक की नियुक्ति होगी। अब स्टूडेंट टीचर रेशो के बाद बात करेंगे बिल्डिंग की। बिल्डिंग के बारे में क्या कहा गया है कि बिल्डिंग किस टाइप की होनी चाहिए। इसमें फर्स्ट है एटलीस्ट वन क्लासरूम फॉर एवरी टीचर एंड वन ऑफिस कम स्टोर कम हेड टीचर्स रूम। मतलब एक रूम होगा जो टीचर्स के लिए होगा, उसमें क्या है, वन ऑफिस, एक ऑफिस भी होगा हेड टीचर का, और वो स्टोर भी होगा, मतलब वन ऑफिस कम स्टोर कम हेड टीचर रूम। तो एक रूम में जो है ये सब चीज़ें होंगी। सेपरेट टॉयलेट फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़। अब इसकी बात एनसीएफ 2005 में भी कही गई थी कि ये प्रॉब्लम्स थी जिसके लिए उसको बनाया गया था। अब ये जो सेपरेट लड़के और लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट की बात है, ये अब मैक्सिमम हर स्कूल में अलग बनाए गए हैं टॉयलेट्स। नेक्स्ट है अ किचन वेयर मिड डे मील इज़ प्रिपेयर्ड। अब स्कूल में, सरकारी स्कूल में क्या है, मिड डे मील बनाया जाता है बच्चों के लिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक सेपरेट रूम हो जहाँ पर जो मध्याह्न भोजन है वो बनाया जाता है। और जो मिड डे मील है उसकी शुरुआत हुई थी 1995 में। प्लेग्राउंड, अब बिल्डिंग जो रूम है उनके साथ साथ जो है एक अच्छा और बड़ा प्लेग्राउंड भी होना चाहिए जहाँ पर बच्चे खेल कूद सकें। सेफ एंड एडुकेट ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़। अब स्वच्छ पानी की सुविधा भी होनी चाहिए। हाल ही में आपने देखा होगा, एक न्यूज़ चली थी दिल्ली के स्कूलों की, वहाँ पे जो न्यू सीएम बनी है आतिशी या कुछ ऐसा नाम है उनका, वो जब स्कूल को विज़िट कर रही थी तो वहाँ पे उन्होंने एक स्कूल में बोला था कि जब टीचर हैं वो आरओ का पानी पी रहे हैं और बच्चे जो हैं एक टंकी से पानी पी रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? अगर टंकी का पानी अच्छा है तो टीचर भी वहीं से पानी पिएँ या फिर बच्चों को भी आरओ से पानी पिलाएँ। तो क्या है, ऐसा नहीं है कि टीचर्स को खुद की फैसिलिटीज़ का ध्यान रखना है कि खुद आरओ का पानी पी रहे हैं और बच्चों को क्या है, टंकी का पानी पिला रहे हैं जो एक अच्छी कंडीशन में नहीं है या उसका पानी साफ़ नहीं है। तो अपनी सेफ्टी से पहले क्या है, टीचर्स को बच्चों की सेफ्टी के बारे में सोचना है। तो जो ड्रिंकिंग वाटर है उस वो साफ़ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, और जहाँ पर भी इसकी व्यवस्था की गई है, वो प्लेस भी कैसा होना चाहिए, साफ़-सुथरा होना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग डेज़ की। वर्किंग डेज़ और आवर दोनों की बात करेंगे। जो प्राइमरी लेवल है, फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास की है, उसमें क्या है, 200 डेज़ होंगे, वर्किंग डेज़ होंगे। इसमें इंक्लूड करेंगे हम प्रिपरेटरी डेज़ को भी, जिसमें टीचर प्रिपरेशन करता है, उन डेज़ को भी इंक्लूड करके 200 डेज़ होंगे वर्किंग डेज़। और अगर हम आवर्स की बात करें तो 800 आवर्स, 800 घंटे काम करेगा टीचर एक साल में। एलिमेंट्री लेवल पर 220 डेज़ होंगे और जो वर्किंग आवर होंगे वो होंगे 1000। ये एक साल के बारे में बताया गया है कि एक साल में प्राइमरी लेवल पर 200 दिन और 800 घंटे एक टीचर काम करता है। एलिमेंट्री लेवल पर 220 दिन और 1000 घंटे। अब मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक फॉर टीचर। ऊपर हमने बात की एक साल की, इधर हम बात करेंगे एक सप्ताह की। एक सप्ताह में कितने वर्किंग आवर होंगे? तो ये कितने होंगे? 45 आवर्स इंक्लूडिंग प्रिपेयरिंग आवर्स। तो एक जो सप्ताह है उसमें 45 आवर्स, 45 घंटे जो है एक टीचर काम करेगा। इसके बाद हम बात करेंगे लाइब्रेरी। अब इसमें कहा गया है कि प्रत्येक स्कूल में क्या है, एक लाइब्रेरी भी होनी चाहिए।
देयर शैल बी a library in each school providing newspapers, magazines, books, including story books. कि प्रत्येक स्कूल में क्या है, एक लाइब्रेरी होनी चाहिए और उसमें क्या होना चाहिए, न्यूज़पेपर्स होने चाहिए, मैगज़ीन्स होनी चाहिए, बुक्स होनी चाहिए, साथ में स्टोरी बुक्स भी होनी चाहिए ताकि बच्चे क्या कर सकें, न्यूज़पेपर पढ़ सकें, मैगज़ीन पढ़ सकें या कोई भी बुक जो वो पढ़ना चाहें, वो पढ़ सकें। लाइब्रेरी में क्या होता है, पुस्तकों का एक भंडार होती है लाइब्रेरी। नेक्स्ट इसमें बोला गया प्ले मटेरियल, गेम्स एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अब स्कूल में क्या है, प्ले मटेरियल भी होने चाहिए, खेलने का सामान होना चाहिए, गेम्स जैसे इंडोर गेम्स में होती हैं आपकी, जिसमें हम बात करते हैं चेस। स्पोर्ट्स आ गया आपका, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मतलब बास्केटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, ये सब चीज़ें होनी चाहिए स्कूल में क्योंकि ये उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट का एक पार्ट है। तो स्कूल में हम बच्चे का क्या करते हैं, सर्वांगीण विकास करते हैं जिसमें खेल भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एसएमसी शुड बी देयर और एसएमसी का गठन भी होना चाहिए। एसएमसी जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका। नेक्स्ट है क्वालिफाइड टीचर्स एंड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स। अब ज़ाहिर सी बात है, गवर्नमेंट सेक्टर में कोई टीचर लगा है तो वो कुछ क्राइटेरिया सेट होता है टीचर्स के लिए, तो वो उसको पूरा करता होगा तभी वो उस सेक्टर में जॉब कर रहा है। तो वो कैसा होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए। और क्वालिफ़ाइड टीचर का मतलब है जैसे प्राइवेट स्कूल हैं तो वहाँ पे भी क्या है, क्वालिफ़ाइड टीचर को ही अपॉइंट करना चाहिए। जैसे प्राइवेट स्कूल में भी अब बोला गया है कि जिन टीचर्स का टेट पास होगा या सीटेट पास होगा वही जो है वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। तो ऐसे ही किसी को भी जॉब पे नहीं रखा जाएगा क्योंकि ये बच्चों के फ्यूचर का सवाल होता है। तो टीचर जो है वेल क्वालिफ़ाइड होना चाहिए। तो आज हमने बात की आरटीई एक्ट 2009 की, जिसको लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 में। उसमें हमने कुछ आर्टिकल्स पढ़े, फिर हमने इसमें पढ़ा कि बच्चों के लिए या बच्चों को क्या है, पनिश नहीं करना है, ना फिज़िकली ना ही मेंटली। उसके बाद हमने स्टूडेंट टीचर रेशो के बारे में पढ़ा, फिर हमने बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए स्कूल का, उसको डिस्कस किया और लास्ट में हमने लाइब्रेरी मतलब स्कूल में क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, उन सब बातों के बारे में पढ़ा। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो इसी के साथ जो है हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।